स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अमृत वेला में अपने राष्ट्र के जीवन के अंदर जो एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसके लिए बहुत लोगों ने संकल्प किया, उस संकल्प की पूर्ति के लिए अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित किया और उसके बाद वो लोग तो चले गए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आप को स्वतंत्र देश का नागरिक ये कहलाने का अधिकार देकर गए। ऐसे सब लोगों के बलिदानों के परिणाम स्वरूप ये 15 अगस्त का दिन ये देश के इतिहास का एक महत्व का दिन बनकर खड़ा हो गया। ऐसे प्रेरणादायी अवसर पर और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उस सारे संघर्ष के अंदर बहुत सारे लोग अपने बलिदान देकर उस स्वाधीनता के संघर्ष के नक्षत्र बन गए। उन्हीं में से एक दैदीप्यमान नक्षत्र जो थे श्री सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों के नाम की चर्चा करते हुए देश के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति हो जो उनको नहीं जानता। उस अमर बलिदानी श्री सुखदेव के जन्म स्थान के ऊपर, उनके जन्म स्थल के ऊपर हम सब एकत्र होकर आज के इस दिवस को मना रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। मेरे लिए तो ये और अधिक सौभाग्य का विषय है, क्योंकि प्रथम बार मेरा यहाँ पर आना हुआ है। स्वाधीनता के आंदोलन में उनका क्या योगदान था, हम सब लुधियाना वासी उससे परिचित हैं। अंग्रेजों का राज्य जब भारत में स्थापित हो गया, उस कालखंड के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब क्षेत्रों से क्रांति के जो आंदोलन की ज्वाला उस समय प्रज्वलित हुई। उस ज्वाला को प्रज्वलित करने के अंदर सीक्रेट सर्विस सोसाइटीज, क्रांतिकारी संगठनों की गुप्त समितियां, देश की आजादी के इतिहास को लेकर बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। वास्तव में जो काम इस 70-75 वर्ष में हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसके कारण से इस आंदोलन की व्यापकता ध्यान में नहीं आई। देश के अंदर स्वाधीनता के आंदोलन में केवल कांग्रेस का आंदोलन राष्ट्रव्यापी नहीं था। उस समय देश के अंदर ये जो गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का जाल फैला, जो बंगाल में अनुशीलन समिति से प्रारंभ हुआ, उस कालखंड के अंदर 5000 से ज्यादा उनकी सोसाइटियां थी। 1 लाख से ज्यादा उसके अंदर काम करने वाले लोग थे। स्थान स्थान के ऊपर उनको एक बड़ा नेटवर्क था जिसको संगठित करने का काम ये करते थे। उसी में से ही पंजाब के प्रांत के अंदर उन सोसाइटीज को गठन करना, प्रेरणा देना, नए लोगों को जोड़ना, उसकी तैयारी करना, और केवल पंजाब नहीं, आसपास के क्षेत्र के अंदर, आगरा, उत्तर भारत के अंदर उसके लिए एक संपर्क संबंध नेटवर्क बनाना, उसमें अमर बलिदानी सुखदेव जी की एक बड़ी भूमिका थी। वास्तव में उनका जो योगदान था समाज के अंदर उस रूप में आज की पीढ़ी के सामने नहीं है, जिसके लिए यहां उनके परिवार और बाकी उनसे जुड़े हुए अनेक लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए। आज उनके जन्म स्थान के ऊपर इस ऐतिहासिक प्रसंग पर हम सब एकत्र हुए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है, हम सबके लिए प्रेरणा का भी विषय है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की अमृत वेला में हम सब जब विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो 4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात, ये स्वाधीनता का संघर्ष क्या था। दुनिया के इतिहास के अंदर इतना दीर्घ काल तक चलने वाला और कोई संघर्ष नहीं रहा। भारत पर विदेशी आक्रमण बहुत हुए, हम सबको एक एक करके परास्त करते थे। यूनानी आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, सीथियंस आए, पार्थियंस आए। देश के अंदर अधिकांश आक्रमण उत्तर पश्चिम से हुए, लेकिन भारत के जिस दीर्घ काल का एक संघर्ष का कालखंड अपनी स्वाधीनता के लिए
जिसका स्मरण हम आज कर सकते हैं, वो 712 के अंदर राजा दाहर की तात्कालिक जो पराजय थी, वहां से जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण प्रारंभ हुआ, 1000 साल लगातार वो जो तुर्क मंगोल, उस कालखंड के अंदर अरब, ये सारे जो आक्रमणकारी थे, उनसे 1000 वर्ष पूरा देश लड़ा। दुनिया के किसी देश के अंदर इतने बड़े संघर्ष की गाथा नहीं है। ये इस्लाम की मतांधता से प्रेरित होकर ये दुनिया के अंदर ये जो अरब, तुर्क, मंगोल जहां पर भी गए, 50, 100, 150 साल के अंदर उन्होंने वहां पर अपने लिए स्थायी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन भारत में 1000 वर्ष रहने के बाद भी वो भारत को बदल नहीं पाया। और भारत आज भी भारत है। वो 1000 वर्ष का संघर्ष में धीरे धीरे करके हम देश में विजय प्राप्त करते जा रहे थे। देश के अधिकांश हिस्से को हम उनसे मुक्त कराते जा रहे थे। उसी कालखंड के अंदर अपने देश के अंदर यूरोपीय आक्रमण प्रारंभ हुआ। पूरी दुनिया को ईसाइयत के अंदर लेकर आना, पूरे दुनिया के अंदर गोरे लोगों की संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करना, इस प्रेरणा से लेकर पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए। हमने पुर्तगीज को रोक दिया, सीमाओं से आगे बढ़ने नहीं दिया। 100 साल तक ही सारे क्षेत्र के अंदर डचों ने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, वो भारत में केरल से आगे प्रवेश ही नहीं कर पाए। फ्रेंच को भी हमने सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन यूरोपीय शक्तियों में से जो अंग्रेजों का आक्रमण था, उस आक्रमण में उनकी धूर्तता, चालाकी, उसके कारण से और हमारी कुछ कमजोरियों का लाभ उठाकर भारत के स्वाधीनता संग्राम का एक अगला पक्ष प्रारंभ हुआ, वो 1757 से। एक 90-100 साल में उन्होंने सारे देश में अपना राज्य स्थापित किया और अगले 90-100 साल के अंदर हमने धीरे धीरे करके पूरे देश से उनको फिर उखाड़ सकता। वास्तव के अंदर ये 1947 को जो स्वाधीनता मिली, ये स्वाधीनता लगभग 1200 वर्षों के इस देश के संघर्ष का परिणाम है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बलिदान की गाथाओं की अद्भुत श्रृंखला दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं है। ये जो भारत के स्वाधीनता का ये जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, ये धीरे धीरे करके सारे समाज के दिमाग के अंदर स्थापित होना चाहिए। देश का एक भी हिस्सा, समाज का एक भी वर्ग, एक भी दिन उसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आज जब हम उस स्वाधीनता के संघर्ष की, उस समय जो हमने 15 अगस्त को विजय प्राप्त की, उसके स्मरण के लिए जब एकत्र हुए हैं, तो हमको उस श्रृंखला को याद करना चाहिए। सबको याद करना संभव नहीं है। एक 8-10 छोटे छोटे नाम आपके सामने मैं रखूंगा। 1757 और 1765 के अंदर पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ। जिस क्षेत्र में स्थापित हुआ, उसी क्षेत्र में 1771 में स्वाधीनता का आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वाधीनता का संग्राम जो प्रारंभ हुआ, वो उस समय आज का जो झारखंड कहलाता है, बंगाल है, बिहार है, उसके जो बीच का क्षेत्र है, उस सारे जो सीमा लुढ़ता क्षेत्र है, वो संथाल परगना का जो क्षेत्र कहलाता है। उस समय की भाषा के अंदर उस क्षेत्र के अंदर तिलका मांझी के नेतृत्व में जो संघर्ष प्रारंभ किया, 13 वर्ष में उसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उनका बहुत बड़ा रेजिमेंटल सेंटर होता था रामगढ़, हमने नाम सुना होगा, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वहां जो सेनापति था क्लीवलैंड, उसकी और उसको यमलोक में पहुंचा दिया। उस सारे क्षेत्र के अंदर छापामार युद्ध के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का पहला बलिदानी बना 1784 में उस क्षेत्र के अंदर एक गांव में जनजाति परिवार में जन्म लेने वाला तिलका मांझी। भारत के स्वाधीनता का आंदोलन जिस कालखंड में जहां जहां अंग्रेज पहुंचे, उनका अगर शासन स्थापित हुआ, उसी दिन से वहां संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1800 आते आते तक तमिलनाडु में हो गए। त्रिची के अंदर मारुत बंधुओं के नेतृत्व के अंदर
उस कालखंड के अंदर और संघर्ष प्रारंभ होगा। 1805 के अंदर उनको वहां पर और फांसी पर चढ़ाया गया। हम सारे देश का जब विचार करते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर हमको ऐसी एक बड़ी अद्भुत श्रृंखला मिलेगी। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है। हम बंगाल की चर्चा करेंगे तो उस बंगाल के अंदर जतिन बागा, खुदीराम बोस, उस क्षेत्र के अंदर रासबिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा अद्भुत नेतृत्व। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो चाफेकर बंधु। उस क्षेत्र के अंदर वासुदेव बलवंत फड़के। उस क्षेत्र के अंदर हम जब बात करेंगे तो वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक जैसा नेतृत्व। देश के दक्षिण में बात करेंगे तो केरल के सीआर पिल्लई। दुनिया के अंदर कई भाषाओं में जानकार थे, कई विषयों में पीएचडी की थी। अनेक देशों के अंदर रहकर उन्होंने और देश के स्वाधीनता आंदोलन का उस समय नेतृत्व किया। देश के स्वाधीनता आंदोलन के एक एक क्षेत्र का विचार करते हुए दिल्ली के अंदर आएंगे तो मास्टर बाल मुकुंद, मास्टर मानेरचंद, अपने इस पंजाब के अंदर तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला हम सबके सामने उस समय खड़ी है, जिसके अंदर अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, करतार सिंह सराबा, वीर उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, उस कालखंड के अंदर लाला लाजपत राय जैसा नेतृत्व, सारे भारत के अंदर एक अद्भुत परंपरा खड़ी हुई। वास्तव के अंदर आज का ये जो दिन है, ये ऐसे सब लोगों का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन के अंदर उसका एक अंश आए, इसके लिए विचार करना। इस सारे स्वाधीनता आंदोलन के कई आयाम थे। उस कालखंड के अंदर समाज सुधार के आंदोलन चले, संतों ने नेतृत्व किया, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद। उस कालखंड के अंदर इस देश के अंदर अध्यात्म, समाज जीवन के अंदर एक स्वाधीनता का भाव जगाने के लिए उस कालखंड के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा हुआ, उस आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के अंदर एक अद्भुत श्रृंखला खड़ी हुई, एक बहुआयामी प्रयास। इसके कारण से हमको सफलता मिली। इस आंदोलन का एक पक्ष और भूल जाते हैं हम। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी था, यह आंदोलन समाजव्यापी था। देश के प्रत्येक हिस्से की भागीदारी इसके अंदर थी। यह ऐसा अद्भुत आंदोलन था, संपादक भी लड़े, पत्रकार भी लड़े, साहित्यकार भी लड़े, कलाकार भी लड़े, संगीतकार भी लड़े, इस देश की माताएं बहनें भी लड़ी, इस देश के अंदर गांव का किसान मजदूर वो भी लड़ा। इस आजादी के आंदोलन के अंदर देश के अंदर अध्यापक, प्राध्यापक, वैज्ञानिक भी लड़े। वास्तव के अंदर वो सबका जो योगदान है उसके स्मरण करने की आवश्यकता है। लेकिन ये स्मरण तब होता है जब हमको उस आंदोलन की वास्तविक लक्ष्य के बारे में ध्यान में आता है। दूसरी बात जो मैं आप सबके सामने बताना चाहता हूं, इस आंदोलन की प्रेरणा क्या है, यह आंदोलन किस लिए था। कभी कभी लोगों के मन के अंदर आता है कि कोई अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, भारत में एक राष्ट्र का भाव था ही नहीं, अपने प्रांत के लिए लड़ रहे थे, अपनी जाति के लिए लड़ रहे थे, अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, ऐसा लोगों के मन के अंदर आता है। ऐसा नहीं है। देश के जिस भी हिस्से के अंदर लड़ रहे थे, उनके मन के अंदर संपूर्ण राष्ट्र का भाव था और उस राष्ट्र के भाव के पीछे इस हजारों वर्षों की धर्म और संस्कृति की प्रेरणा थी। मैं 1801 के अंदर मारुत बंधुओं ने तमिलनाडु के अंदर वो ट्रिची में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष घोषित किया, उसका डिक्लेरेशन किया। उनका वो सारा संघर्ष एक 2-3 जिलों तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया उसका नाम रखा जम्बू द्वीप घोषणा पत्र।
उन्होंने ट्रिची के अंदर एक दिन सब दीवारों के ऊपर श्रीरंगपट्टनम के मंदिर के बाहर और एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ लोगों को मिला और उसमें जम्बू द्वीप उद्घोषणा। क्या उद्घोषणा की? उन्होंने कहा जम्बू द्वीप के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर जाति, हर वर्ग, हर मतबंध के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि ये जो अंग्रेजों का आक्रमण है, ये अंग्रेजों का आक्रमण हमारी जमीन खींच लेगा, हमारे धर्म को समाप्त कर देगा, हमारी संस्कृति को मिटा देगा। इसके खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति को देश के लड़ना चाहिए। वो मारूद बंधु अपनी जिंदगी के अंदर पूरे भारत में कभी आए नहीं होंगे। आज के इस मीडिया के युग के अंदर हमको भारत का चित्र कम से कम टेलीविजन और उन सब के सामने मिलता है, लेकिन उस कालखंड के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर वो संघर्ष करने वाला घोषणा करता है कि मैं जम्बू द्वीप के प्रत्येक व्यक्ति को आह्वान करता हूं। वो तमिलनाडु के कोने में जन्म लेने वाला व्यक्ति। ये जो स्वाधीनता के संघर्ष की जो प्रेरणा थी, हम 3 बातों के लिए लड़े: स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य। ये स्वत्रय हमारी प्रेरणा थी, इसके लिए हम लड़ रहे थे। हम अकेले राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, केवल हमारे लोगों का राज आएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, ये नहीं, क्योंकि सबको ध्यान में आ गया था अंग्रेजों का आक्रमण केवल राज्य के लिए नहीं है। अंग्रेज पूरी दुनिया का ईसाईकरण करने निकले थे। दुनिया में जहां पर भी गए उन्होंने यही किया। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, यूरोप के अंदर भी जिस जिस देश के अंदर वो सफल हुए, वहां उनका एक ही उद्देश्य था, दुनिया का ईसाईकरण करना। उनका एक ही उद्देश्य था, वहां की भाषा संस्कृति को मिटा देना। आज अमेरिका में अमेरिकन नेटिव लैंग्वेज कोई नहीं बोलता, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन नेटिव लैंग्वेज कोई नहीं बोलता, अफ्रीका में अपनी भाषा नहीं बोलता। दुनिया के अंदर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करना और दुनिया के अंदर वहां का शोषण करते हुए वहां के लोगों को अपने पे निर्भर बना देना। और इसलिए भारत के अंदर जब आक्रमण हुआ तो यह आक्रमण सर्वंकष आक्रमण था। ये केवल राज्य स्थापित करने का आक्रमण नहीं था। ये स्वधर्म, स्वदेशी व्यवस्थाएं और स्वराज्य, ये तीनों के लिए एक चुनौती थी। और इसीलिए अपनी स्वाधीनता के आंदोलन में तीनों मोर्चों पर हम लड़े। और इसीलिए उस कालखंड के अंदर अंग्रेज अपनी शिक्षा स्थापित कर रहे थे, हम अपने राष्ट्रीय विद्यालय खोल रहे थे। उसी कालखंड में गुरुकुल खोले, डीएवी संस्थाएं खोली, सनातन धर्म संस्थाएं खोली, खालसा संस्थाएं खोली। पूरे देश के अंदर आप जाएंगे, उस कालखंड के अंदर अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था के समानांतर हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था खोल ली। अपनी भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निज भाषा उन्नति गए। केवल अपनी भाषा से उन्नति होती है। ये जो पर भाषा है, ये पतन का सबसे बड़ा मूल है। गुलामी की मूलता यही है। भारत के अंदर उन्होंने भारत की ज्ञान विज्ञान की परंपरा को समाप्त करने की कोशिश की, हमने उसी को प्रज्वलित किया। आज जिसको आधुनिक विज्ञान कहते हैं, जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक उस कालखंड के अंदर, वो जगदीश चंद्र बसु पढ़ाई कर आए, प्रेसिडेंसी कॉलेज में 200 रुपए महीने पर नौकरी करते थे। महर्षि अरविंद ने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर विद्यार्थी तब आएंगे जब अच्छे शिक्षक होंगे, लेकिन वेतन देने के लिए नहीं है। उस समय के बड़े बड़े प्राध्यापकों ने चुनौती को स्वीकार किया। जगदीश चंद्र बसु 200 रुपए की नौकरी छोड़कर 80 रुपए वेतन के ऊपर बंगाल नेशनल कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए आ गया। उस कालखंड के अंदर उनको जब आह्वान, आप उनको निमंत्रण मिला कि जर्मनी में आकर शोध कर सकते हो, उन्होंने कहा मेरे पास लेबोरेटरी नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन इन सीमित साधनों के साथ मैं यहां पर विज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करूंगा, अनुसंधान करूंगा, दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में भारत को स्थापित करूंगा और दुनिया के लोग मेरे पास अध्ययन करने के लिए मेरी प्रयोगशाला में आएंगे। उपन्याय के उन्होंने सारे के सारे पैसे को अंत में 2 हिस्सों में बांट दिया। एक बोस, जिसको अनुसंधान संस्थान कहते हैं, उन्होंने क्या बेसिक विज्ञान में रिसर्च होनी चाहिए, और आधा पैसा दिया भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा।
वो सत्येंद्र बोस जिसके नाम पर बोसोन पार्टिकल पिछले दिनों बना, वो सत्येंद्र बोस, उन्होंने 1935-40 में वो अनुसंधान किया जिसकी मान्यता आज 2010 के बाद दुनिया ने की। उनके नाम के ऊपर वो बोसोन पार्टिकल, जिसको कहा सारी दुनिया के मूल में क्या है, लोगों ने कहा गॉड पार्टिकल खोज लिया, ये दुनिया किससे बनी है हमने खोज लिया। उसका सिद्धांत जिस व्यक्ति ने दिया वो सत्येंद्र बोस सारी जिंदगी एक ही काम करते रहे। वो 6 भाषाएं जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे। वहां जितने शोध पत्र थे उनको वो हिंदी बंगला इसमें अनुवाद करते हैं। बंगीय विज्ञान परिषद बनाई, उन्होंने कहा दुनिया के अंदर कोई देश उन्नति दूसरी भाषा से नहीं करता। उनके भाषण रखता। ये भारत के स्वाधीनता की प्रेरणा क्या थी? हम केवल राज्य के लिए लड़ रहे थे। हम अपनी भाषा, अपना धर्म, अपने देश की बनी हुई वस्तुएं, हमारे इस पंजाब के अंदर सदगुरु राम सिंह जी कूका, उनके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों ने डाक व्यवस्था चालू की, उन्होंने अपनी समानांतर प्रारंभ कर दी। केवल आप ही नहीं, हम भी चला सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं इस काम का। हमें आप पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अपने देश के उद्योग धंधे, व्यापार, इस सब को बचाने के लिए भारत का व्यापारी, भारत का उद्योगपति ये खड़ा हो गया। बहुत कम लोगों को मालूम है, अनुसंधान लोगों के सामने नहीं है। दुनिया के अंदर भारत से कच्चा माल ले जाना, अपना माल ला के बेचना, ये अंग्रेज केवल 100 वर्ष कर पाए। 1900 के बाद भारत में अंग्रेजों का माल आना बंद हो गया। भारत के व्यापारी उद्योगपतियों ने अपने इंडियन मर्चेंट चैंबर बना लिए, हमने यही अपनी इंडस्ट्रियां लगा ली, हम फिर दुनिया को माल बेचने वाले हो गए। ये जो व्यापारी और उद्योगपति उस कालखंड में लड़ रहा था, उसके इस संघर्ष का किसी को ध्यान में नहीं आता। अंग्रेज बहुत कुछ भारत में लूट कर ले गए। वो सब लूटने के बाद 1900 के अंदर उनके पास हमसे ले जाने के लिए व्यापार के नाम पर कुछ नहीं था। उन्होंने यहां बैंकिंग व्यवस्था बनाई, इंश्योरेंस व्यवस्था बनाई, उसके आधार के ऊपर उन्होंने फाइनेंस के अंदर मैनेजमेंट करना शुरू किया। भारत के फंड्स को इंग्लैंड में ट्रांसफर करना शुरू किया। वो जो उनकी मूल कल्पना थी कि भारत को मंडी बना देंगे, वो हमने 100 साल में उसको परास्त कर दिया। ये जो स्वाधीनता आंदोलन का बहुआयामी पक्ष है, अंग्रेजों की गुलामी क्या थी ये समझने की जरूरत है, हमारी आजादी की लड़ाई क्या थी ये समझने की जरूरत है। उस कालखंड के अंदर इस देश के अंदर व्यापारी भी लड़ा, उद्योगपति भी लड़ा, किसान भी लड़ा, जनजाति समाज का व्यक्ति भी लड़ा, वैज्ञानिक भी लड़ा, पत्रकार, संपादक, साहित्यकार भी लड़े। वास्तव के अंदर आज जब हम इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर एकत्र हुए हैं, तो इस सारे आंदोलन की व्यापकता, उनकी प्रेरणा, उसका एक बार दोबारा से स्मरण करके, इस आंदोलन के इस गौरवशाली अध्याय को स्मरण करते हुए उसके प्रति हमको एक गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। उसकी एक अनुभूति हम सबको होनी चाहिए। वास्तव के अंदर ये स्वधर्म, स्वदेशी और स्वभाषा, ये जो हमारी प्रेरणा थी, इस प्रेरणा से इस स्वाधीनता की लड़ाई में लड़ते लड़ते 15 अगस्त 1947 को हमने स्वाधीनता प्राप्त की। आज जब हम विचार कर रहे हैं तो 2 बातों का विचार हमको और करना है। एक हमको विचार करना है, ये जो 75 वर्ष की यात्रा है, ये भी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाने वाली यात्रा है। इसमें भी इस देश के समाज ने बहुत कुछ प्राप्त किया। इस 75 वर्ष के अंदर गर्व करने लायक आज हमारे पास बहुत बातें हैं। 1947 में देश आजाद हुआ। हमारे देश के अंदर हमारी कृषि व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी, अंग्रेजों ने इतना भारत को लूटा, उस लूट को हमको समझने की जरूरत है। कोई उसको लाखों करोड़ रुपया बोलता है, कोई उसकी आंकड़ा गिनती करना ये बहुत मुश्किल है। हम जिस स्थिति में आकर खड़े हो गए उस कालखंड के अंदर, हमने 75 वर्ष में उस चित्र को बदल दिया। 75 वर्ष पहले भारत के अंदर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको अनाज बाहर से मंगाना पड़ता। वो 60 के दशक के अंदर
हम सबको स्मरण होगा जब अमेरिका से हमको इंपोर्ट करना पड़ता था अनाज को, और जब उसने हमारे पर प्रतिबंध लगाए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया, समाज ने उस चुनौती को स्वीकार किया, इस देश के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और आज दुनिया के अंदर दुनिया का पेट भरने के लिए हम अनाज आवश्यकता के समय देते हैं। यह हमारी 75 वर्ष की उपलब्धि है। इस 75 वर्ष की उपलब्धि के अंदर, 75 वर्ष के अंदर एक बार दोबारा से हम विज्ञान के क्षेत्र के अंदर, ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम अंतरिक्ष में उपग्रह भेजते हैं, आज हम अपने प्रक्षेपास्त्र बनाते हैं, आज हम परमाणु ऊर्जा का अपना और उसके आधार के ऊपर जो अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं, चाहे बिजली बनाना है, चाहे एटम बम बनाना है, आज हम उसके अंदर आत्मनिर्भर होकर खड़े हैं। आज हम अपने हवाई जहाज बनाते हैं। हर क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे करके भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। 3 युद्ध ऐसे लड़े जिन युद्धों के अंदर बहुत कम साधनों में हमको लड़ना पड़ा। 47, 62, 65, 71 ये सारे संघर्ष हमारी तैयारी नहीं थी। 47 और 62 के समय तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन अपने सैनिकों का अद्भुत शौर्य, बलिदान, 99 का जो कारगिल का युद्ध था, उस कारगिल के युद्ध के अंदर हम अपनी तैयारी के साथ खड़े थे, अपनी क्षमता से लड़ रहे थे। दुनिया के अंदर भारत की सेना ने, भारत के सैनिकों ने इस सारे युद्धों के अंदर भारत के लिए एक अद्भुत और वीरता का भाव सबके मन में अंकित हो गया। आज दुनिया में भारत की एक सर्वश्रेष्ठ सेना है। धीरे धीरे करके दुनिया के गिनती के जो श्रेष्ठ लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनके अंदर भारत आकर खड़ा होता है। ये 75 वर्ष की यात्रा, ये हमारे देश के अंदर, वास्तव के अंदर इस देश की राष्ट्र भावना, इस देश के लोगों का संकल्प, उसका परिणाम था। देश के किसान ने संकल्प किया, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। देश के वैज्ञानिकों ने निश्चय किया, आज परमाणु ऊर्जा, प्रक्षेपास्त्र हर क्षेत्र के अंदर हम दुनिया के अंदर प्रमुख देशों के अंदर खड़े हो गए। इस देश के व्यापारी उद्योगपति ने निश्चय किया, आज भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, और धीरे धीरे करके दुनिया के अंदर दुनिया को और देने वाला देश हम बनने वाले हैं। लेकिन इस सारे कालखंड के अंदर कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। और आज जब हम स्वाधीनता के इस 75 वर्ष पर आए हैं, तो हम सब लोगों के लिए विचार करने का विषय है कि हमारी जो पीढ़ी है उसको क्या करना है। जिस समय स्वाधीनता का संघर्ष, अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ, संघ के पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने उस समय नागपुर के अंदर अपने भाषण में कहा, 75 वर्ष पहले हमने अपनी स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी। हम स्वाधीन हुए थे, स्वतंत्र नहीं हुए थे। हमारा तंत्र हमारा नहीं था। उसी कालखंड के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश को आह्वान किया, ये समय है इस सारे अद्भुत संघर्ष गाथा का स्मरण का, पुण्य स्मरण का, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, लेकिन साथ ही समय है संकल्प करने का। वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। आने वाले 25 साल का संकल्प करना है। देश जब स्वाधीनता के 100 वर्ष मना रहा होगा तो भारत कैसा होगा। वास्तव के अंदर ये 75 वर्ष की यात्रा में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बना है, विज्ञान संपन्न राष्ट्र बना है, भौतिकता की दृष्टि से हमने बहुत सारी उन्नतियां प्राप्त की हैं। इस कालखंड के अंदर बहुत सारी आंतरिक चुनौतियों पर भी हमने विजय प्राप्त की है, लेकिन अभी भी इस देश के अंदर बहुत से काम बाकी हैं। जो स्वतंत्रता जिसको मैंने कहा, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वो 3 बातें, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज, ये जो 3 बातों के लिए लड़ रहे थे, उन तीनों बातों में हमको कुछ बातें और है जो करनी बाकी हैं। वो हमारी पीढ़ी का काम है। आने वाले 25 साल में हमको क्या करना है।
गांधी जी से किसी ने पूछा, हम जब स्वाधीनता की बात करते हैं तो उसको हम परिभाषित क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। उनने कहा बहुत बातें तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं 3 बातें जरूर कहता हूं। अंग्रेज जाएंगे, अंग्रेजी जाएगी, अंग्रेजियत जाएगी। स्वाधीनता को इससे अच्छा परिभाषित नहीं किया जा सकता। केवल अंग्रेज नहीं, अंग्रेज जाएगा लेकिन अंग्रेजी भी जाएगी और अंग्रेजियत भी जाएगी। स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी और अंग्रेजियत अभी भी पाश्चात्य भाषा और पाश्चात्य जीवन का अनुकरण। अभी समाज में आत्मविश्वास आ रहा है, गौरव जग रहा है, लेकिन जीवन में उसका व्यवहारिक प्रगटीकरण होने का बाकी है। दुनिया का हर देश अपनी भाषा के आधार पर तरक्की करता है। जापान अपनी भाषा के आधार पर दुनिया का शक्तिशाली, तकनीकी संपन्न, वैज्ञानिक दृष्टि से उच्च श्रेष्ठ देश बनकर खड़ा है। इजराइल अपनी भाषा के आधार पर खड़ा है, रशिया अपनी भाषा के आधार पर खड़ा है, चीन अपनी भाषा के आधार पर खड़ा है। वो थाईलैंड जैसे छोटे छोटे देश अपनी भाषा के आधार पर खड़े हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? ये आत्मविश्वास समाज में आने की जरूरत है। अपने जीवन के अंदर ये जो अंग्रेजी संस्कृति है, इसको निकालकर फेंकना। अंग्रेज की गुलामी का और कोई नहीं था। अंग्रेज ने जब अपने यहां उस समय लॉर्ड बेंटिंक ने पत्र लिखा, उनने कहा हम बड़े सफल हो रहे हैं। धीरे धीरे करके हम जो चाहते थे अंग्रेजी शिक्षा और उसके आधार के ऊपर समाज की जो व्यवस्था बनाना चाहते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत का व्यक्ति भी जो पहले केवल हर समय दान करता था, सदाव्रत करता था, समाज के काम का विचार करता था, अब वो भी मौज मस्ती पार्टियां करना प्रारंभ हो गया। अब उसको भी भोग में आनंद आना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके वो अंग्रेजी जीवन शैली की ओर बढ़ता जा रहा है। हजारों वर्षों तक भारत की एक ही परंपरा थी, सादा जीवन, उच्च विचार। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है। जीवन का लक्ष्य अंततोगत्वा उस मोक्ष की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति। अपने क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो सबके लिए कर रहे हैं। भारत के अंदर लंबे कालखंड तक भारत के जो मूल्य थे वो बड़े अलग प्रकार के थे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा समाज के प्रति कर्तव्य क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है। इस देश के अंदर अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए छोटे बच्चों ने भी बलिदान दिए। इस देश की नारियों ने भी अद्भुत बलिदान दिया। उस देश के अंदर अपने धर्म के प्रति जो भाव चाहिए, इस देश के अंदर आज भी मतांतरण होता है। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तव के अंदर इस देश के अंदर ये जो स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन आने वाले 25 साल में हमको और भी बहुत कुछ करना है। और इसलिए इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सब जब एकत्र हो रहे हैं, तो केवल उन बलिदानियों का स्मरण नहीं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना नहीं, अपितु आने वाले 25 वर्ष में हम क्या करेंगे, इसके बारे में विचार करना है। 3 बातें हैं जिसके बारे में हमको सोचना है। एक है, कभी कभी अपने मन के अंदर आता है कि देश एक रहेगा क्या। देश के अंदर अनेक शक्तियां देश को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। अनेक राष्ट्र विघातक अलगाववादी शक्तियां एक साथ मिलकर अपने इस देश को तोड़ने का, बांटने का, देश में अस्थिरता कायम करने का प्रयास कर दिया। कभी कभी अपने समाज का व्यक्ति अपने भाई भाई के सामने खड़ा होता दिखाई देता है। जातियों का विनिवेश, भाषाओं का विनिवेश, उसके आधार के ऊपर समाज आमने सामने खड़ा कभी कभी दिखाई देता है। आने वाले 25 साल के अंदर एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एकात्म समाज, हम सब भाई क्या, भारत माता की संतान, आपस में सगे भाई, हमारा एक खून का रिश्ता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी भारत के
लोग हम सब एक है, ये एकात्म राष्ट्र का स्वरूप हमको खड़ा करना है। उसके अंदर जो आज समाज को तोड़ने के सपने देख रहे हैं, उनके षड्यंत्रों को हमको विफल करना है। आने वाले 25 साल के अंदर वो जो स्व है, उस स्व के आधार पर समाज खड़ा करना है। अपनी भाषा, अपनी धर्म, अपने देश की बनी वस्तुएं, अपने समाज की व्यवस्थाएं, भौतिकता की श्रेष्ठता प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिकता के आधार पर समाज का जीवन खड़ा करेंगे। हजारों हजारों वर्ष भारत का जो जीवन था, वैसा जीवन दोबारा से बनाना है हमको। उसके लिए हम सब लोगों को अपने अपने बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और तीसरी बात, 15 अगस्त का स्मरण करते हुए हमको एक बात भूलनी नहीं है। देश को स्वाधीनता मिली, लेकिन देश का एक हिस्सा हमसे छूट गया। वो आज हमारे पास नहीं है। हमारी मजबूरी है, वो आज हमारे पास नहीं है। आज हम उस भाव से वहां नहीं जा सकते। वो अपने आप को भारत नहीं कहता। उन क्षेत्रों में अपने पूर्वजों ने इस देश को बहुत कुछ दिया। ये जो 5000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की, लाखों वर्ष की अपनी भारतीय संस्कृति का गर्व करते हैं, उस क्षेत्र का भी योगदान उतना ही बड़ा था। उसका योगदान उस क्षेत्र का कम नहीं था। देश की स्वाधीनता के अंदर उस क्षेत्र के लोगों ने भी अद्भुत बलिदान दिए। वो आज हमारे पास नहीं है, हमसे छूट गया। उसको भूलना नहीं है, उसको विस्मृत नहीं होने देना। वो 14 अगस्त को जो घटना घटी, वो जो विभाजन की विभीषिका भारत के इतिहास में दर्ज हो गई, एक भी क्षण उसकी स्मृति हमसे जानी नहीं चाहिए। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे ये स्मृति धूमिल नहीं हो। विभाजन की स्मृतियां, उस कालखंड में जो हमको बलिदान करने पड़े, हमारे जो परिवारों के माताएं, बहनें, बुजुर्ग, उन सबको जो उस समय भुगतना पड़ा, उसकी स्मृतियों को पक्का करते रहना, वो गहराते जाना, उसको धूमिल नहीं होने देना। और जो क्षेत्र छूट गए, उन क्षेत्रों की स्मृति भी अपने मन के अंदर, उनको प्राप्त करने की तड़प, ये भी लगातार बढ़ती जानी चाहिए। अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, उनकी कविता है, 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है। वो कहा करते थे, आजादी का पर्व कब होगा? गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। ये जो दिन है, जो छूट गए, वो लोग, उनको भूलना नहीं, वो क्षेत्र उनको भूलना नहीं है, उनको प्राप्त करने का भाव मन के अंदर रहना चाहिए। आज जब आने वाले 25 वर्ष का हम संकल्प कर रहे हैं, अपना समाज एकात्म समाज के रूप में खड़ा हो, सुगठित समाज के रूप में खड़ा हो, स्व के आधार पर खड़ा हो, और अपने वो क्षेत्र जो छूट गए, उनकी इच्छा, तड़प और समय के साथ बढ़ती चली जाए। वो कारण, जिसके कारण से विभाजन हुआ, उसको कभी भूलना नहीं। और विभाजन की विभीषिका में जो हमको भुगतना पड़ा, धीरे धीरे करके वो तड़प, ये कसक हमारे काम की, जीवन की प्रेरणा बनेगी। और ये तीनों बातें आने वाले 25 साल में प्राप्त करनी है। तो स्वाधीनता सेनानियों की जो भावना थी, उस भावना को हमको कभी मिटने नहीं देना। उनके जीवन का स्मरण ही हमारे को काम करने की प्रेरणा दे। क्या करना है ये बताएगा। आज भी अपने समाज के अंदर एकात्म समाज बनने की बड़ी बाधा है। अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति का अहंकार। परिवर्तन आया है, पूरा बदला नहीं, जैसा हम चाहते हैं वैसा बने नहीं। अमर बलिदानी सुखदेव जैसा जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। उस कालखंड के अंदर, लैलपुर के अंदर जब वो विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय में पढ़ते हुए उनको जब मालूम पड़ा कि इस विद्यालय में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल रहा, तो पास का जो हरचंद सिंहपुरा का मोहल्ला था, उस मोहल्ले में जाकर शाम को अपने पैसे से पुस्तकें आदि खरीदकर वहां बच्चों को पढ़ाने का काम प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने जीवन से बनाया। समाज में परिवर्तन लाना पड़ता है तो उसके लिए पहल अपने से करनी पड़ती है, दूसरों को सुझाव नहीं देना होता। ये आने वाले 25 वर्ष में अगर हमको समाज की चुनौतियों का उत्तर देना है,
तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को वो जो क्रांतिकारी थे उनके जीवन की जो प्रेरणा थी वो इंतजार नहीं करते थे, वो प्रतीक्षा नहीं करते थे। जो करना है वो अपने जीवन से प्रारंभ करके दूसरों को करने की प्रेरणा देते थे। हमको जो करना होता है उसके अनुरूप अपना जीवन बनाना होता है। सुझाव देने से नहीं बनता, चर्चा करने से नहीं होता, प्रस्ताव पारित करने से नहीं होता, अपना जीवन बनाना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना था तो डीएवी कॉलेज उस समय का अच्छा कॉलेज था, वहां पर दाखिला हो उनके ताया जी की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ूंगा लाहौर के। क्यों? नेशनल कॉलेज में भाई परमानंद उस कॉलेज के प्रबंधक थे। जयचंद्र विद्यालंकार जैसे लोग वहां पर स्वाधीनता के संघर्ष की प्रेरणा जगाते थे, उसका वातावरण ऐसा था। मुझे देश के स्वाधीनता के संघर्ष में भाग लेना है, इसलिए वो डीएवी जैसे अच्छे कॉलेज को छोड़कर उस नेशनल कॉलेज के अंदर गए। मैं कभी कभी सोचता हूं पढ़ने की प्रेरणा क्या होनी चाहिए। आज भारत में होड़ है विदेशों में जाकर पढ़ने की। हमसे शिक्षा में जो पीछे के देश है उन देशों में जाकर भी किसी तरह अपने को दाखिला मिल जाए। उस कालखंड के अंदर अमर बलिदानी सुखदेव ने अपने जीवन से कहा पढ़ना है तो कहां पढ़ना, देश के लिए पढ़ना है। और आज देश के लिए पढ़ने के लिए नेशनल कॉलेज में जाकर मुझे अपना मार्ग मिल सकता है तो वहां जाकर पढ़ूंगा। देशभक्ति, भारत माता की जय, ये नारा नहीं होता, उसके लिए वैसा जीवन बनाना पड़ता है, अपने जीवन की रचना करनी पड़ती है। वैसे हम जब कह रहे हैं वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, अर्थात जो जो करना है मुझे अपने जीवन से करना है। सरकार ये करे, बाकी लोग ये करे, अन्य लोग ये करे, ये नहीं, जो करना है मैं अपने आपने आसपास से प्रारंभ करूंगा। मैं जहां रहता हूं वहां से प्रारंभ करूंगा और आने वाले 25 साल में भारत जैसा बनाना है, वैसा भारत बनाने के लिए मुझे अपना जीवन वैसा बनाना है। आज के बच्चों में वो भाव आना चाहिए जो सुखदेव के बचपन का भाव था। दीपावली के दिन घर वालों ने पैसे दिए, उस पैसे को लेकर जाओ कुछ भी खरीद के लाओ, खाने पीने की चीज खरीदो, खिलौने लो, जो तुम्हें लेना है वो लो। सारा बाजार घूम आए। घूमने के बाद सबसे पूछा मां ने क्या लेकर आए, वो एक एक करके बता रहा था मैंने मिठाई खाई, मैं ये लेकर आया। सुखदेव ने कहा मैं रानी लक्ष्मीबाई के चित्र लेकर आया। पूरे बाजार के अंदर वो घूमे रानी लक्ष्मीबाई का चित्र देखने के लिए, और वो चित्र को देखते उन्होंने कहा मां देखो इसके पास इनका घोड़ा कैसा है, इनकी तलवार कैसी है, मैं भी ऐसे ही बनूंगा, मैं भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूंगा। ये आने वाले समय में देश बदलना है तो भारत के प्रत्येक बच्चे के मन के अंदर ये भाव जगाना पड़ेगा कि देश बदलने के लिए मुझको क्या करना है, मुझको कैसा बनना है। वास्तव के अंदर आने वाले 25 वर्षों की इस यात्रा, जिस यात्रा में स्वधर्म स्वराज को जो क्षेत्र छूट गए उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनको प्राप्त करने का भाव जागृत करना और अपने देश की व्यवस्थाएं, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के आधार पर जीवन, इसको प्राप्त करना है तो इन सारे देशभक्त क्रांतिकारियों का स्मरण ये लगातार चलता रहना चाहिए। और उनके जीवन की जो प्रेरणा थी, जो करना है वो अपने से करना पड़ेगा, जो करना है उसके लिए वैसा जीवन बनाना पड़ता है, और जब करना है तो उसके लिए वैसे सपने जीवन के अंदर लेकर आने पड़ते हैं। अपने देश के अंदर आने वाले समय के अंदर बालकों में, युवाओं में, समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ये भाव हमारे मन के अंदर जागृत हो। आज जिस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब लोग अपने देशभक्त क्रांतिकारियों का स्मरण करें, उन बलिदानियों का स्मरण करें जिनके कारण से आज हमको अपने आप को स्वाधीन कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उनके प्रति पुण्य स्मरण करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और वो स्वाधीनता की प्रेरणा क्या थी, किसके लिए वो लड़ रहे थे, 75 वर्ष में हमने क्या प्राप्त किया, अभी क्या बाकी है, आने वाले 25 साल का और भारत कैसा बनाना है उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसा एक विचार संकल्प मन में लेकर आप यहां से जाएं, इतना अनुरोध कर और आज के कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करते हुए और विशेषकर बलिदानी सुखदेव जी के परिवार के जो परिवारजन हैं जिन्होंने इस धरोहर को बचा के रखने के लिए प्रयास किया,
और आज के इस कार्यक्रम में हम सबका सहयोग भी किया, उनका भी धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।